सेल मेम्ब्रेन, और इसी का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी सेल मेम्ब्रेन होता क्या है तो चलिए समझते हैं। अगर सपोज कीजिए मैं खुद एक सेल हूँ, तो ये जो मेरी स्किन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है। अगर ये संतरा सेल है तो ये छिलका सेल मेम्ब्रेन है। अगर ये पानी का पाउच सेल है तो ये पन्नी है ना, सेल मेम्ब्रेन है। अब इतने एग्जाम्पल के बाद हमें समझ में आ गया है कि सेल मेम्ब्रेन मतलब होता है आउटर बाउंड्री, यानी सेल का कवच। अब देखिए, आप मेरे लेफ्ट साइड देखिए, आपको मेरे लेफ्ट साइड में सेल का एक माइक्रोस्कोपिक इमेज दिखाई देगा, और आप जब इस इमेज को देखोगे ना तो इसकी बाउंड्री पर आपको दो लाइनें दिखाई देगी। इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो दिखने में ऐसी दिखती है। अब मैं इसको आपको कलर में दिखाता हूँ राइट साइड में। ये देखिए, हमने इसी सेल मेम्ब्रेन का कलर इमेज इधर लगाया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा कट कर देता हूँ और जूम कर देता हूँ, तो देखिए ये है सेल मेम्ब्रेन जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी गई है। इतना समझने के बाद कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है और दिखता कैसा है, अब अपन समझते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट क्या क्या है, ये किन किन चीज़ों से बना है। तो इधर देखिए, कंपोनेंट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। देखिए, पहला है लिपिड, प्रोटीन और वाटर। जो पूरी सेल मेम्ब्रेन है ये तीन चीज़ों से मिलकर बनी है, लिपिड, प्रोटीन और वाटर। अब लिपिड में भी तीन कैटेगरी है इसकी, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। देखिए, ये है एक लिपिड जो दिखने में ऐसा दिखाई देता है। अभी लिपिड होता क्या है, आपने तेल और घी तो देखा होगा, तो जो तेल और घी के मॉलिक्यूल रहते हैं ना, वो लिपिड ही रहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, ये ऐसा क्यों है? तो देखिए, इसे हम बोलते हैं लिपिड का हेड और इसे हम बोलते हैं लिपिड के टेल। ये जो दो टांगे हैं ना, ये दो कार्बन चेन होती है। अब यहाँ पे कार्बन चेन का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? देखिए, अगर इस लिपिड मॉलिक्यूल की ये जो टांगे हैं, ये कार्बन चेन है, अगर इन कार्बन चेन के जो बॉन्ड है बीच में वो सिंगल बॉन्ड होंगे तो हम उसे बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन चेन। क्या कहा मैंने? सैचुरेटेड कार्बन चेन, मतलब जो कार्बन कार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अगर ये लिपिड सैचुरेटेड कार्बन चेन से बना है तो ये बटर या घी है। अब अगर यही कार्बन चेन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। अगर इस लिपिड के कार्बन चेन अनसैचुरेटेड होगी तो ये होगा ऑयल। तो ये होता है लिपिड। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो आप लिपिड देख रहे हो उसमें यहाँ पर लगा होता है, ये है फॉस्फोरस ग्रुप। ठीक है, तो जो आप इमेज देख रहे हो मेरे लेफ्ट साइड में सेल मेम्ब्रेन के, आपको इस तरह के लिपिड्स दिखाई दे रहे होंगे जो बिल्कुल इस तरह जुड़े होंगे और इस तरह इसकी पूरी लेयर बनी होगी। अच्छा, ये कौन है? ये क्या इसकी बुआ का लड़का है? नहीं, ये भी है लिपिड है। देखिए, जो मैंने आपको ये दिखाया था ना पहले, ये वाला, ये है फॉस्फोलिपिड। क्यों? ये एक लिपिड तो है जिसमें कार्बन चेन है, लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फोरस। और इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड मतलब क्या होता है? अगर यही लिपिड जिसमें कार्बन चेन है, फॉस्फोरस है, अगर आप ऊपर कार्बोहाइड्रेट चिपका दें, इस इमेज में देखिए आपको स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसी चोटी दिखाई देगी, जैसे पंडित की होती है ना गंजे टकले पे चोटी, वैसे इसकी भी चोटी दिख रही है। तो ये चोटी नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट है। अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड पे चिपक जाए तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, और यही कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन पे चिपक जाए तो हम उसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। तीसरा, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इन दोनों के अलावा एक तीसरा लिपिड दिखाई देगा आपको। इन दोनों के अलावा एक तीसरा लिपिड दिखाई देगा आपको, जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। अब
कोलेस्ट्रॉल थोड़ा नाम सुना सुना दिख रहा होगा, आपने कहना कि जरूर सुना होगा कि तेल घी कम करो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनती है फॉस्फोलिपिड से, ग्लाइकोलिपिड से और कोलेस्ट्रॉल से। यहाँ पे आप ये समझिए कि यार ये कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है। तो देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये एक्सपैंड भी होती है, एक्सपैंड भी होती है और कंप्रेस भी होती है ना। तो ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन ये कंट्रोल करता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, उससे हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मैंने आपको ये बताया कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कंट्रोल करता है। अब देखिए फ्लूइडिटी क्या होता है, पहले आप ये समझिए। देखिए जो आपने इमेज देखी जिसमें ये लिपिड्स हैं, ये इस तरह जुड़े हुए हैं, लेयर बनी हुई है, तो ये फिक्स नहीं है। ये क्या होते हैं, जैसे पानी है, पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अंदर ही अंदर मूव करते रहते हैं। उसी तरह जो लिपिड है वो अंदर ही अंदर मूव करते रहते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर। वो एक जगह खड़े हुए नहीं है, वो इधर से उधर मूव कर रहे हैं बहुत धीरे धीरे। तो उनका ये मूव करना कहलाता है सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। अब क्या होता है, टेम्परेचर के साथ साथ ये फ्लूइडिटी घटती और बढ़ती है। तो ये जो काम है, जब टेम्परेचर घटे या बढ़े उसको फ्लूइडिटी कम ज़्यादा कौन करे, ये काम दिया गया है कोलेस्ट्रॉल को। मतलब जब टेम्परेचर बहुत लो होता है तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देता है। और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो कोलेस्ट्रॉल हमारी फ्लूइडिटी को लो कर देता है, कम कर। आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा कि जो दोनों लिपिड है इनकी टांगें ही जुड़ी हुई है। क्यों? लेकिन उसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है, तो सुनिए। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं लिपिड का, ये जो हेड है ये होता है हाइड्रोफिलिक और ये जो टेल है ये होता है हाइड्रोफोबिक। क्या कहा मैंने? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाँ देखिए ये बड़ा ध्यान रखिए, ये आगे भी काम आएगा आपके। एक होता है हाइड्रोफिलिक, यहाँ पे हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक यानी लव, लविंग, जो वो मॉलिक्यूल जो पानी को पसंद करते हैं। एक्चुअली पसंद करने से मतलब ये है जो पानी में घुल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रो यानी पानी और फोबिक यानी डर होता है, जो पानी से दूर रहता है। मतलब एग्जाम्पल ऑयल, आपने देखा है कभी ऑयल पानी में नहीं घुलता है ना, तो हम उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो ये जो हमारा लिपिड था ना, इसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये तो तेल है, आप पानी में डालोगे तो ये नहीं घुलेगा। देखो तेल तो सिर्फ पूरा ही पूरा हाइड्रोफोबिक होता है, लेकिन ये लिपिड है, या ये वाला पार्ट थोड़ी ना हाइड्रोफोबिक है, ये तो हाइड्रोफिलिक है। तो क्या होता है, जब बहुत सारे लिपिड होते हैं ना तो इनके जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो आपस में चिपक जाते हैं। अब आप बोलोगे सर ये ऐसे ही क्यों चिपक रहे हैं, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर ये सेल है गोल है ना, तो सेल के अंदर और सेल के बाहर, सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों तरफ वाटर प्रेजेंट रहता है। इसीलिए अंदर के साइड क्या होगा, एक लिपिड ऐसा होगा और एक लिपिड ऐसा होगा, और बीच में जो आपको दो रिंग दिखाई दे रही थी ना, ये टांगे ऐसे करके चिपक जाती है और एक हाइड्रोफोबिक बना लेती है। वो क्या, एक लेयर बाउंड्री टाइप बना लेती है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कीजिए, आप याद रखिए कि ये जो पार्ट है हेड, ये पोलर होता है, और ये जो पार्ट है ये होता है नॉन पोलर। अब आप बोलोगे सर ये पोलर नॉन पोलर कहाँ से आ गया, तो देखिए कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है ना। आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है। तो देखिए अगर किसी एलिमेंट पे या फिर इवन मॉलिक्यूल पे, जैसे H2O हो गया, अगर चार्ज आ जाए, चार्ज मतलब उस पर प्लस या माइनस आ जाए, तो अपन उसको बोलते हैं पोलर।
और ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे एलिमेंट जिस पे चार्ज नहीं आ रहा है तो हम उसे बोलते हैं नॉन पोलर। पोलर मतलब जिस पे चार्ज आ जाए, नॉन पोलर मतलब जिस पे चार्ज नहीं आए, और चार्ज मतलब वही प्लस माइनस। तो मैं ये समझा रहा था कि ये तो है नॉन पोलर, सॉरी ये तो है नॉन पोलर और ये है पोलर। ये चीज़ आपको आगे काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिपिड के बारे में समझा, लेकिन जो पूरी सेल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ लिपिड से नहीं बनी है, उसमें दूसरी जो चीज़ आती है वो होता है प्रोटीन। इधर देखिए प्रोटीन, और प्रोटीन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी में ये क्लियरली दिया गया है कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो 40% लिपिड से बनती है और 52% प्रोटीन से बनती है। हाँ, 40% लिपिड और 52% प्रोटीन, यानी प्रोटीन लिपिड से ज़्यादा होता है, ठीक है। पहले प्रोटीन को समझ लेते हैं, ये कितने कितने तरह के होते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है इंटीग्रल प्रोटीन। आप जो डायग्राम देख रहे हैं ना, इसमें आप देखिए कि कुछ प्रोटीन उसके अंदर बिल्कुल घुसे हुए हैं, बिल्कुल अंदर तक पूरे, बाहर भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, नीचे भी दिखाई दे रहे होंगे और सेंटर में भी दिखाई दे रहे होंगे। तो उन्हें हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। देखिए, इसको ऐसे भी समझिए, जैसे ये मेरा हाथ है ना, हाथ ये मेरी बॉडी का इंटीग्रल पार्ट है। तो वो प्रोटीन जिन्हें आप सेल मेम्ब्रेन से अलग नहीं कर सकते, उन्हें हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। सेकंड देखिए, पेरिफेरल प्रोटीन। अब वहाँ देखिए ये जो इमेज है, इसमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको अलग से अटैच प्रोटीन दिखाई दे रहे होंगे, और वो ऐसे अटैच होंगे, आप सोच रहे होंगे कि इसको तो हम हाथ से पकड़ के निकाल सकते हैं, बड़ा आसान होगा। तो वही प्रोटीन जो सिर्फ ऊपर की लेयर पे चिपके हुए रहते हैं, जिन्हें आप निकाल सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। अच्छा, ये पेरिफेरल वर्ड है ना, आपने कंप्यूटर क्लास में भी सुना होगा। पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे माउस हो गया, उसको आप निकाल के अलग कर सकते हैं, पेन ड्राइव हो गई, आप उसको निकाल के अलग कर सकते हैं। उसी तरह होता है सेल मेम्ब्रेन का पेरिफेरल प्रोटीन। अब देखिए, ये सिर्फ नाम पढ़िए आप लोग, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, पोरिन प्रोटीन और पंप प्रोटीन। मैं ना अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लास्ट में इसी पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये समझा कि कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या क्या होते हैं। वो होता है लिपिड और वो होता है प्रोटीन, और साथ में उसमें वाटर भी प्रेजेंट रहता है। अब हम समझते हैं, जब हमने ये देख लिया है कि ये छिलका सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है और ये बना किस किस से है, तो अब जान लेते हैं इतनी जानकारी देने वाला वो लोग कौन थे जिन्होंने हमको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया, ठीक है। तो ये काम करा था दो लोगों ने, एक का नाम था निकल्सन और दूसरा था सिंगर। सिंगर नहीं था वो, उसका नाम सिंगर था, निकल्सन एंड सिंगर। सबसे पहले इस सेल मेम्ब्रेन को निकल्सन एंड सिंगर ने ऑब्जर्व करा, ठीक है, और उसने इस सेल मेम्ब्रेन को कहा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब सुनिए इसका क्या कारण है, उसने फ्लूइड क्यों कहा इस सेल मेम्ब्रेन को। तो देखिए, एक्चुअली ये छिलका दिख रहा है आपको, छिलका है ना, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ये तो फिर भी ठीक है, छिलका बहुत हार्ड है। जेली खाइए ना, हमने जेली आती है, छोटे बच्चे खाते हैं, सेल मेम्ब्रेन उस टाइप होती है, तो उसे हम बोलते हैं क्वासी फ्लूइड। क्वासी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा फ्लूइड, ना सॉलिड ना फ्लूइड, बीच में क्वासी फ्लूइड। जब उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि यह सेल मेम्ब्रेन तो क्वासी फ्लूइड है, तो उन्होंने उसको बोला फ्लूइड। अब मोज़ेक क्या होता है, तो आप इस तरह देखिए, आपको जो इमेज दिख रही है ना, ऐसी पेंटिंग्स जो ऐसे टुकड़ों में करी जाती है, टुकड़ों में करी जाती है, उससे बोलते हैं मोज़ेक। और अगर आप हमारे
सेल मेम्ब्रेन का इमेज देखेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि यार ये पेंटिंग ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में है। तो यही चीज़ इन दोनों ने ऑब्जर्व करी थी, तो इन्होंने इसको बोला इट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और क्या इन्होंने ऑब्जर्व करा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर ये फ्लूइड है तो इसमें फ्लूइडिटी भी है। इन्होंने ये कहा कि प्रोटीन आइसबर्ग आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड। क्या कहा मैंने, प्रोटीन आइसबर्ग आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। मतलब जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन जिस तरह एक बर्फ ठंडे समुद्र में तैरता रहता है, उसी तरह प्रोटीन भी एक लिपिड के समुद्र में तैर रहे हैं। ये इन्होंने यहाँ पे नोटिस करा, कहाँ पे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। यहाँ तक हमें इन्होंने इस बारे में बताया। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये दिखता कैसा है, ये किन किन चीज़ों से बना है, ये तो हमने समझ लिया। अब सबसे मेन काम, इसके फंक्शन क्या है, ये सेल में कर क्या रहा है, तो वो हम समझते हैं यहाँ पे। देखिए इसके फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम। सबसे पहला काम है प्रोटेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, मेम्ब्रेन है क्या, कवच है ना, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा है शेप। ये जो ओवल जैसा शेप है ना शेल का होता है, सेल का, ये शेप कहाँ से आया, ये आया सेल मेम्ब्रेन के कारण। और जो लिपिड थे इनके इस तरह होने के कारण, इस तरह ना। तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है सेल को, और दूसरा शेप प्रोवाइड करता है। उसके बाद सेल ग्रोथ में, सेल ग्रोथ मतलब देखिए सेल भी पहले बहुत छोटा रहता है, धीरे धीरे वो मैच्योर होता है और उसमें ऑर्गेनेल बनना स्टार्ट होता है। और इस सब में सेल मेम्ब्रेन का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तीसरा होता है जंक्शन और बैरियर। जंक्शन और बैरियर क्या होता है, देखिए है कुछ नहीं, साफ साफ हिंदी में बोलूँ ना तो बीच की दीवार। बीच की दीवार कैसे, देखिए यहाँ एक डायग्राम को देखिए आप, जिससे ये एक वाटर टैंक समझ लीजिए आप, इस तरफ पानी है, इस तरफ पानी कम है, बीच में हमने एक वो की टाइप लगा रखी है, नल बंद पानी को रोके रखने के लिए, तो इसे बोलते हैं हम जंक्शन या बैरियर। मतलब वो चीज़ या दीवार जो बहाव को रोक कर रखती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, जो सेल के बाहर की तरफ पानी है उसको सेल के अंदर आने से रोकता है, और जो सेल के अंदर ऑर्गेनल और साइटोप्लाज्मा है उसे सेल से बाहर जाने से रोकता है। इसीलिए हम सेल मेम्ब्रेन को जंक्शन या बैरियर बोलते हैं। समझ में आया ना, जंक्शन और बैरियर वो एक दीवार होती है ना, ठीक है। फिर सेल डिवीज़न, यार ये तो बहुत ही डिटेल में बढ़ने वाला है, ये सेल खत्म हो जाएगा उसके बाद सेल कैसे डिवाइड होता है वो बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखिए सेल मेम्ब्रेन का सेल डिवीज़न में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए ये प्रॉपर्टी होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल, देखो आप इसको थोड़ा तोड़ो, उसको थोड़ा सा। सिलेक्टिव मतलब सिलेक्टेड, परमिएबल मतलब परमिशन। देखिए सेल मेम्ब्रेन के या फिर सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें अंदर आती है और सेल से बहुत सारी चीज़ें बाहर जाती है। अब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी का कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर चला जाएगा और सेल मेम्ब्रेन उसे जाने देगा, नहीं। सेल मेम्ब्रेन ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि किसे अंदर जाने देना है और किसे बाहर जाने देना है। इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि सेल के अंदर जाने वाले मॉलिक्यूल है कौन कौन से। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि हम जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वो चाहिए किसको, सेल को ही चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है आप जो खाना खाएंगे ग्लूकोज में बनेगा और वो जाएगा सेल के अंदर। तो क्या करता है सेल मेम्ब्रेन ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने देता है, यहाँ लिखा मैंने अंदर आने वाले। उसके बाद
ऑक्सीजन कहाँ से आती है? नाक से आप लेते हो ना, फिर वो सेल के अंदर जाती है, तो कौन जाने दे रहा है उसे? सेल मेम्ब्रेन। पानी, पानी को कौन जाने दे रहा है? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये कुछ पोलर मॉलिक्यूल आए हैं, इन्हें भी सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर जाने देता है। अब देखिए बाहर जाने वाले प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? आपको पता है ना, जो सेल है वो CO2 बनाता है, तो ऑब्वियसली CO2 बनेगी तो बाहर जाएगी, तो CO2 को पास कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, ATP मॉलिक्यूल, वो भी बाहर जाते हैं। तीसरा आता है गोल्जी के पैकेट, लिपिड और प्रोटीन की पैकेजिंग होती है, फिर वो सेल से बाहर निकलते हैं, तो किसके थ्रू निकलते हैं? मेम्ब्रेन के थ्रू निकलते हैं। यहाँ मैंने जितनी चीज़ें लिखी है ना, इन सबको मेम्ब्रेन जाने आने देता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। अब इनके अलावा किसी को नहीं अंदर आने देगा, ना किसी को बाहर जाने देगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे पता है आप सोचोगे सर ये पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल, तो देखिए आपने ये तो सुना होगा ना बचपन में, क्या आपके बच्चे में कैल्शियम की कमी है, आप में आयरन की कमी है। हाँ, तो हमारी बॉडी में ना बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं, और वो कई बार पोलर फॉर्म में रहते हैं, कई बार नॉन पोलर फॉर्म में रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, पोलर फॉर्म मतलब जिन पे चार्ज रहता है, और नॉन पोलर जिन पे चार्ज नहीं रहता है। तो अगर कोई एलिमेंट जैसे कैल्शियम हो गया, है ना, हमारा पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये हमारी बॉडी के अंदर अगर है और उन पे चार्ज है तो उनको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। और ये भी सेल के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कई बार सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? देखिए ये हमने फंक्शन पढ़ लिए, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपकी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, मतलब अभी आपने सिर्फ नाम पढ़े हैं कि यार ये इसके अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है, लेकिन कैसे? क्या कहा मैंने? कैसे? तो इस जो लास्ट फंक्शन पढ़ने वाले हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन, यार इसको समझने से पहले ना आपको दो तीन बातें समझनी पड़ेगी जो मैंने यहाँ लिख कर रखी है। सबसे पहली चीज़ आती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस। पहले हम इन तीनों को समझते हैं, फिर मैं आपको ये समझाता हूँ, तभी समझ आएगा। तो देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। देखो ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? एक वाटर टैंक है, इस तरफ पानी ज़्यादा है और इस तरफ पानी कम है। तो क्या होता है, साइंस में जो अमाउंट है वो भले पानी का हो या एयर का हो, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब इस तरफ क्या है? पानी का अमाउंट, मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और इस तरफ पानी का कंसंट्रेशन कम है। अगर एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और एक तरफ कंसंट्रेशन कम हो तो इससे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यही समझ में आता आपको? अब मेरी बात सुनो, अगर मैं ये की या ये जो मैंने आपको सिखाया था अभी आपको, बैरियर, अगर ये बैरियर में हटा दूँ तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये पानी इस तरफ फ्लो हो जाएगा, है ना। तो मैंने कितने आसानी से बोल दिया आपको कि पानी इस तरफ फ्लो हो जाएगा। तो पानी का इस तरफ फ्लो होना ये कहलाता है डिफ्यूज़न, ठीक है। तो जब भी कोई आपसे बोले व्हाट इज़ डिफ्यूज़न, तो देखो सिंपल भाषा में तो आप ये बोलोगे, देखो यार एक तरफ अमाउंट ज़्यादा है पानी का या एयर का और एक तरफ कम है। अगर ज़्यादा से कम की ओर हवा या पानी बह जाए तो इसको बोलेंगे हम डिफ्यूज़न। लेकिन साइंटिफिक टर्म में हम ये बोलेंगे इफ़ देयर इज़ एन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, if there is a concentration gradient, then if a particle flow from higher concentration to lower concentration, it's called diffusion. मैंने क्या कहा? If particle flow from higher concentration to lower concentration, it's called diffusion. इसका एग्जाम्पल और देखिए,
आपको पता है ना जो फुग्गे आते हैं, बलून हम बर्थडे में फुलाते हैं, उस पर धागा बांध दो। अच्छा, अगर मैं धागे को खोलूँ तो क्या होगा? उसकी पूरी हवा बाहर आ जाएगी। क्यों? डिफ्यूज़न के कारण। आपने क्या करा, आपने जो बलून लिया उसमें बहुत सारी हवा भर दी, और जो आपका रूम था एक इन्वायरमेंट है और एक बलून है, तो जो सारे एयर पार्टिकल थे वो बलून में पास पास आ गए, और जो आपका रूम है इसके जो एयर पार्टिकल है वो दूर दूर थे। तो इसका मतलब ये है कि बलून में जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और रूम में कंसंट्रेशन कम है। तो ये क्या हुआ? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो हमेशा पार्टिकल फ्लो होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जैसे ही आप धागा खोलोगे हवा बाहर आ जाएगी। उसी तरह जैसे ये प्लग या की हटाओगे पानी इस तरफ फ्लो हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अब देखिए तीसरी बताई मैंने ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो कुछ नहीं है, सिर्फ ये पानी के केस को हमने स्पेशल नाम दिया है। इफ वाटर फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगर हम एयर की बात करें या ऑक्सीजन की, CO2 की गैसेस की बात करें तो उसमें हम डिफ्यूजन बोलते हैं। मतलब होना कुछ नहीं है, बस बहना ही है। लेकिन जब पानी की बात आती है तो हम उसको स्पेशली बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखिए ये तीन बात समझने के बाद हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। मतलब सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो मैं पहले आपको समझाता हूँ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, देखिए पैसिव ट्रांसपोर्टेशन भी ना तीन तरह के होते हैं। एक होता है पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव ऑस्मोसिस, पैसिव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, देखो क्या होता है, एक सेल के बाहर आप खुद सोचिए, आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आती है, तो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में ऑक्सीजन ज़्यादा है और अंदर क्या है, ऑक्सीजन कम है। तो इससे बोलेंगे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है और एक तरफ कम है, तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिक ऑक्सीजन सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, सेल तो CO2 बनाता है, तो उसके बाहर साइड में जितना अमाउंट CO2 का सेल के अंदर है ना वो ज़्यादा है, और उसके जो बाहर साइड में CO2 का अमाउंट क्या है, कम है। तो इससे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ऑटोमेटिकली CO2 सेल मेम्ब्रेन के बाहर चली जाएगी। अच्छा, कहाँ से जाएगी? तो देखिए ये जो लिपिड है ना, ये चिपके हुए तो हैं, लेकिन इनके बीच में छोटे छोटे पोर्स है, छोटे छोटे छेद है ना। ये बिल्कुल टाइटली पैक नहीं है। मैंने कहा ना, जैसे वाटर मॉलिक्यूल नहीं फ्लूइडिटी होती है, इनमें भी फ्लूइडिटी है। तो इन छोटे छोटे पोर्स में से, छेदों में से CO2 और O2 इजीली डिफ्यूज हो जाती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। इससे हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। अब सेम चीज़ वाटर के साथ होगी। सेल को अगर पानी चाहिए तो बाहर तो पानी का अमाउंट ज़्यादा होगा और अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर पानी का अमाउंट कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो पानी क्या होगा, जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा, जहाँ कंसंट्रेशन कम, तो ज़्यादा से कम की ओर फ्लो कर जाएगा इन पोर्स के थ्रू। आई बात समझ में? तो इससे हम बोलते हैं पैसिव ऑस्मोसिस। अब इसके थ्रू पानी सेल के अंदर जाता है, ये क्लियर है। और यहाँ पे CO2 अंदर, CO2 बाहर जाती है और O2 अंदर आती है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, उसके पहले अब थोड़ा सा मैं जो बताया था मैं आपको रिकॉल करा दूं। मैंने आपको कहा था कि यार ये जो टांगे हैं ये नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर है। मतलब अगर ये नॉन पोलर है तो जो बॉडी में सेल के आसपास पोलर मॉलिक्यूल है उनको जाने नहीं देगी। ठीक है, दूसरी बात, आप जो ग्लूकोज खाना खा रहे हो, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, आपको याद हो 10th क्लास में पढ़ा होगा 6 पायरोवेट, 6 कार्बन,
वो एक बड़ा मॉलिक्यूल रहता है, और जो सेल मेम्ब्रेन के छेद है वो छोटे छोटे रहते हैं, तो वो ग्लूकोज भी नहीं जा पाएगा। मैंने क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन में से पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं हो पाते, ना ही ग्लूकोज जैसे बड़े मॉलिक्यूल पास हो पाते हैं। ये बताया था मैंने, ग्लूकोज और ये पोलर मॉलिक्यूल ये पास नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, पानी भी आपको पता है, मतलब पानी ऑस्मोसिस के थ्रू डिफ्यूज तो हो रहा है, मतलब जा रहा है अंदर, लेकिन इतने अमाउंट में नहीं जा रहा है। मतलब आपको बहुत प्यास लग रही है और मैं आपको चम्मच से पानी पिला रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप बोलोगे नहीं यार ग्लास से पिला। उसी तरह जो सेल बोलता है मुझे इतना कम वाटर नहीं चाहिए, मुझे वाटर ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो ये बड़े मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल और पानी को सेल में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं प्रोटीन। कौन? प्रोटीन। हाँ, जो दिख रहे थे ना आपको बड़े बड़े नीले नीले ये प्रोटीन्स, इनका काम क्या है? इनका काम है ट्रांसपोर्टेशन। अभी प्रोटीन्स भी 3 तरह के होते हैं। पहला होता है चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन क्या करता है, जितने पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना उनको अपने अंदर से जाने देता है। अभी चैनल का मतलब समझिए आप, देखिए जब आप हायर कॉलेजेस में जाएंगे ना, तो चैनल मतलब होता है रास्ता। पता है, एक वायर को भी हम चैनल बोलते हैं जिसमें करंट पास होता है, या मोबाइल टावर से जो सिग्नल आते हैं ना हवा में, उसको भी हम चैनल बोलते हैं। तो चैनल मतलब क्या होता है? रास्ता। तो ये चैनल, ये रास्ता किसका है? पोलर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं चैनल प्रोटीन, जो अपने में से पोलर मॉलिक्यूल को पास होने देता है। नेक्स्ट आता है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन देखिए, ये देखिए, ये इस तरह का रहता है ना। अब मान लीजिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आया, तो क्या होगा फिर, ये इस तरह करके शेप चेंज करता है। ये जो है कैरियर प्रोटीन, ये शेप चेंज करता है। तो ये बड़े मॉलिक्यूल है, अगर उनको सेल के अंदर जाना है तो जाना पड़ेगा इस कैरियर प्रोटीन के अंदर से, ठीक है। तो ये ग्लूकोज की हेल्प करता है। अब आता है पोरिन प्रोटीन। पोरिन प्रोटीन स्पेशली बना है वाटर के लिए, ज़्यादा अमाउंट में पानी सेल के अंदर जा सके, वो काम करता है अपना पोरिन प्रोटीन। यह है समझ में? अच्छा, इन्हें हम पैसिव डिफ्यूजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जितना डिफ्यूजन हो रहा है ना, वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। मतलब बाहर के साइड तो इन सब का अमाउंट ज़्यादा था, और अंदर के साइड इनका अमाउंट क्या था? कम था, इसलिए बाहर से अंदर आ गए। और जब CO2 की बात हुई तो CO2 का अमाउंट अंदर था और बाहर कम था, तो ये बाहर चली गई। इसलिए हम इसे बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। ये भूलना वाला ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक तरफ अमाउंट रहता है, एक तरफ अमाउंट कम। अब फाइनली बचता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। देखो यार, ऐसा है, जब सेल को ऐसा लगता है कि यार भले मतलब मान लो कि कोई पोलर मॉलिक्यूल है, उसको बाहर भेजना है सेल के, लेकिन बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उस पोलर मॉलिक्यूल का सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है। अब वो जा तो सकता नहीं है, तो क्या होता है, सेल अपनी एनर्जी यूज़ करता है, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आप खुद बताओ, क्या इस पानी का ऑटोमेटिक इस तरफ जाना पॉसिबल है? नहीं। लेकिन क्या मैं आपसे ये पूछूं, क्या ये पॉसिबल है कि पानी को उधर धकेल दूं मैं? हाँ पॉसिबल है। मैं आ जाऊँ वाइपर लेके, फोर्स लगाऊंगा, एनर्जी यूज करूंगा, पानी को धकेल दूंगा। तो जब भी सेल कोई काम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में करता है, तो वो करता है इस पंप प्रोटीन की हेल्प से। मतलब जब भी सेल को कोई मॉलिक्यूल को बाहर भेजना हो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसमें हेल्प करता है पंप प्रोटीन, और इसे हम बोलते हैं पंपिंग। लेकिन इसमें एनर्जी यूज होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी यूज नहीं होती है, उसमें ऑटोमेटिकली सारे काम हो रहे हैं। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में सेल को एनर्जी यूज करना पड़ती है। तो यहाँ से ख़त्म होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इसके पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, इस सेल मेम्ब्रेन को समझने के बाद अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सेल वॉल। ठीक है,